कांग्रेस पार्टी की कोई हैसियत है बिहार में? मैं तो सालों चुनाव मैदान में ही रहता हूँ। उन लोगों से पूछिए ना, अरे हम तो एक दूध बेचने वाला का बेटा है, कुट्टी काटने वाला का बेटा है। इसी स्थान पर जहां बैठा हुए थे, यही 20 साल तक हमारा खटाल था। लोकसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है। ऐसे में महागठबंधन की सीटें अभी तक तय नहीं हुई हैं, मगर यही हाल एनडीए का नहीं है। एनडीए में सीटें पहले ही तय हो गई हैं। उसके बाद अब एक एक करके प्रत्याशी भी तय होने शुरू हो गए हैं। जहां एक तरफ मुंगेर और नवादा पहले ही कंफर्म हो चुके हैं, वहीं खबर आ रही है कि पाटलिपुत्रा से एक बार फिर से ताल ठोकेंगे रामकृपाल यादव। रामकृपाल यादव से बात करना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि केंद्रीय मंत्री हैं, भाजपा के कद्दावर नेता हैं और साथ ही साथ बिहार के सियासत में एक बड़ा हिस्सा जिस समाज का है, उस समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं। आइए बात करते हैं इनसे। सर, टिकट तो बचा लिया आपने, सीट बचा लीजिएगा? न, टिकट बचाने की बात है और सीट तो यहाँ की जनता पहले ही तय कर चुकी है। और मैं समझता हूँ कि भारी मतों से इस बार भी विजय होगी जनता का, पाटलिपुत्रा की जनता का और एनडीए का। एनडीए का जीत हो जाएगा, कोई शक है इसमें? 3 राज्य में सर हार गए हैं आप लोग, रैली का हरा लोग फ्लॉप हो गया है, कैसे जीतिए? कौन रैली करता है फ्लॉप हो गया है? कौन करता विपक्षी लगातार हमला कर रहे हैं। कांग्रेस तो कह रही है कि हमारे इतना भी भीड़ नहीं जुटा। अरे भाई देखिए, कांग्रेस पार्टी की कोई हैसियत है बिहार में? देश में ही नहीं है, बिहार का बात छोड़िए ना, क्या बोलेगा कांग्रेस पार्टी? 3 राज्य में जीत गए हैं सर। 3 राज्य में जीत गए हैं तो इस बार देखिएगा ना क्या उलट रिजल्ट होता है। जो सब विभाग दिखाया किसानों को, गरीबों को, उसके उल्टे ना निर्णय लिया सरकार ने। जो वर्तमान सरकार बन के आई है 3 राज्यों में, तीनों पर बहुत गुस्सा है लोगों का। और मैं आपको आज दावे के साथ कह सकता हूँ, मैं गया था अभी, तीनों राज्यों का मैं दौरा करके आया हूँ। ग्रामीण विकास मंत्रालय भी मेरे पास ही है और गांव में हर जगह मोदी जी, हर जगह मोदी जी। इसलिए मैं पूरा विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि जहाँ भारी सफलता मिलेगी एनडीए को देश भर में, वहीं भारी सफलता मिलने जा रही है बिहार में एनडीए को। सर, लालू यादव और तेजस्वी यादव लगातार ये बातें कह रहे हैं कि पिछली बार मोदी लहर में फायदा हो गया था, मगर इस बार यादवों का वोट नहीं मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी न धर्म पर, न जात पर भेदभाव की राजनीति न की है, न करना चाहती है, न उसके जहन में है ये बात। ये लोग जो धर्म और जात के राजनीति करने वाले हैं, उन्हीं लोगों का दुकानदारी बंद होने वाला है, हो गया, बंद होने जाएगा। अरे भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी की जो सरकार है, वो तो सबके लिए विकास किया है ना। अब देखिए ना, गांव-गांव में बिजली चला गया, तो उसमें ज़्यादा लोगों को गांव छोड़ करके और अन्य दूसरे लोगों को ज़्यादा गांव छोड़ करके बिजली का विकास गया। आप इस समाज से आते हैं सर, इसलिए जरूरी होता है ये बात आपसे। आप इस समाज से हैं, इसलिए पूछना जरूरी होता है। देखिए भाई, समाज से तो हम हैं, मगर सबके, हमको तो यहाँ पटना से भी जीतते थे, तो सभी समाज के लोगों ने वोट किया। हम कोई जाति पाति में कभी वोट मिला ही नहीं। कोई ऐसी जाति, कोई ऐसा धर्म, कोई ऐसा वर्ग नहीं जिसका आशीर्वाद मुझे हमेशा नहीं मिलता रहा है। नहीं तो मैं जीतता पटना से और पाटलिपुत्रा से। इसलिए ये जो जात के ठेकेदार लोग हैं, उनको ये चिंता सता रही है कि अब तो मोदी जी सब जात के नेता हो गए। सारा अमीर, सारा गरीब, सारा पिछड़ा, सभी अति पिछड़ा, दलित, शोषित, आदिवासी, सब समाज के नेता हो गए। सबके लिए काम किया ना भाई। ये जो जातीय आधार पर राजनीति करने वाले लोग, मैं पूछना चाहता हूँ, इनके जो पार्टी के नेता हैं राहुल गांधी जी, हाँ, उनके पूर्वज लोगों ने ये पिछड़ा वर्ग आयोग का क्यों नहीं संवैधानिक दर्जा दिया था? मतलब मैं भी सवर्ण आरक्षण जो मिला उससे खुश है? कौन सवर्ण आरक्षण जो दिया गया? देश खुश है भाई, देश खुश है, देश खुश है। और पिछड़े वर्गों को तो कोई छोड़ा नहीं, कोई छेड़ा नहीं, अलग से प्रावधान करने का काम किया। तो सभी लोगों के लिए मोदी जी की सरकार ने और मोदी जी ने सकारात्मक सोच के तहत गांव, गरीब, किसान, मजदूर, नौजवान, सारा आगरा, पिछड़ा, सबके लिए काम किया है। और सब गरीब के लिए उनकी सोच रही है। और स्कीम, बिजली तो सबके लिए, पानी तो सबके लिए, घर तो सबके लिए, रोड तो सबके लिए, पुल पुलिया तो सबके लिए, जनधन योजना तो सबके लिए, आयुष्मान भारत तो सबके लिए, सभी के लिए, सभी के लिए सब काम। एक और सवाल है सर मेरा, कुछ दिनों पहले आपकी भतीजी गब्बर सिंह बन गई थी,
हाथ काटने की बात कर रही थी, कह रही थी कि हाँ ये हाथ हमको दे दे चाचा। सर हाथ जरा दिखा दीजिए एक बार, हाथ बुलंद है ना आपके? ये हाथ बुलंद है। गरीबों के लिए, ये हाथ मजलूमों के लिए है, ये हाथ किसानों के लिए है, ये हाथ नौजवानों के लिए है, ये हाथ सबके लिए है। और ख़ास तौर पर जिन लोगों ने हाथ काटने की बात की वो तो मेरी पुत्री के समान रही है। उनका ये सोच हो सकता है कि हम बाप चाचा का हाथ काट लें, मगर बाप चाचा कभी बच्चों के प्रति कभी भी गुस्सा का इजहार नहीं किया है और न करने का काम करेगा। मैंने कहा कि जो लोग हाथ काटने की बात कर रहे हैं हमेशा उनके प्रति स्नेह रहा है, आशीर्वाद रहा है और आगे भी उनके स्वास्थ्य की कामना के लिए, हर चीज़ की कामना के लिए हमारा हाथ प्यार देता रहेगा, स्नेह देता रहेगा और आशीर्वाद देता रहेगा। सर इस तरह का जो बयान आता है ये क्या घृणा है राजनीतिक, या फिर कहीं ना कहीं हार गई थी आपसे इस वजह से दंश है, क्या है सर? देखिए ये तो वही बता सकते हैं लोग जो इस तरह का बयान देते हैं। मैंने तो आज तक अपने जीवन काल में 30-35 साल का सार्वजनिक जीवन हुआ, इस तरह के ना मेरी सोच रही है, मैंने इस तरह का बयान दिया है। ये वही लोग कर सकते हैं जो सेवक तो ऐसा भाव मन से निकाल ही नहीं सकता है। जो शासक होगा ना, शासक वही इस तरह के भाव भाषा रख सकता है। ये तो उन्हीं से पूछा जाए जिन्होंने शब्द का प्रयोग करके राजनीतिक मर्यादाओं को बहुत नीचे गिराने का काम किया। बयान से दुखी तो आप होंगे ही, बयान से दुखी तो आप जरूर होंगे। गोद में खिलाया है आपने। देखिए बात दरअसल ये है कि कोई भी सर्व समाज या सभ्य समाज ऐसी चीज़ों को अंगीकार नहीं करता है, और ख़ास तौर पर जहाँ बेटी और बाप का रिश्ता हो, जहाँ चाचा और भतीजी का रिश्ता हो, वहाँ तो ये सब बात सोच ही नहीं सकता है। और मैं समझता हूँ कि निश्चित तौर पर इस तरह के बयान से लोगों को बचना चाहिए और इस तरह के सोच से राजनीतिक द्वेष किसी के साथ हो सकता है। और भारतीय राजनीति और भारतीय लोगों की सोच रही है वो बड़ा उत्तम रहा है। हाउस में आप देखते होंगे सदन के अंतर्गत जो पक्ष और विपक्ष होते हैं एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं, मगर वहीं जब सदन खत्म होता है तो बाहर से आकर के सदन के बाहर लोग प्यार करते हैं, सद्भाव करते हैं। तो राजनीति में इतनी गिरावट आएगी ये कोई सोच भी नहीं सकता है। और मैं समझता हूँ कि कहीं न कहीं राजनीति में सोच में गिरावट आई है, और यही कारण है कि अब पॉलिटिकल जो विरोधी होता है, पॉलिटिकल जो विरोधी होता है, राजनीति भारतीय लोकतंत्र ये कहता है कि पॉलिटिकल विरोधी अलग हो सकता है, उसको व्यक्तिगत विरोधी नहीं मानना चाहिए। और यही खूबसूरती रही है भारत के संविधान का और भारतीय राजनीति का। मगर कोई अगर अपने पॉलिटिकल प्रतिद्वंदी को अपना दुश्मन समझे तो निश्चित तौर पर मैं तो और हमारी पार्टी तो इस पक्ष की है नहीं, सोच की है नहीं। सर पाटलिपुत्रा से मीसा भारती फिर से चुनाव लड़ना चाहती है, मगर बीच में खबर आ रही है कि भाई वीरेंद्र या खुद तेज प्रताप यादव उतर सकते हैं आपके खिलाफ। मीसा को तो आपने हरा दिया था, अगर भाई वीरेंद्र उतरेंगे तो क्या? देखिए मैं बताता हूँ, दूसरे पार्टी पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। अगर भाई वीरेंद्र का उतरते हैं मैं दूसरे किसी पार्टी पर कौन क्या करेगा, कौन कैसा उम्मीदवार रहेगा, मुझे इसका कोई पता नहीं। कोई सुनिए ना बात है। मैं सालों भर पूरे 5 साल, उसके पहले भी जब मैं सांसद रहा हूँ तो एक नौकर की तरह, एक सेवक की तरह खटता रहा हूँ और सबके लिए काम किया हूँ। विकास, न्याय, सुख दुख का साथी, हर जगह मैं उपलब्ध रहा हूँ। और 5 साल तक जब मैंने सेवा किया है, सेवा भाव से काम किया है, नौकर की तरह काम किया है, तो जनता जो मालिक है ना, अपने सेवक को, अपने इस नौकर को हमेशा अपना आशीर्वाद देता रहा है और इस बार भी देने का काम करेगा और बहुत बढ़िया से देगा। हम जो चुनाव लड़ते हैं ना, हमारी जनता हमारी चुनाव लड़ती है, मैं नहीं लड़ता हूँ। तो जनता चुनाव पहले भी लड़ी है तो शिकस्त खाना पड़ा है विरोधियों को, मुक्की खानी पड़ी है और इस बार भी मुक्की खानी पड़ेगी। सामने कोई भी हो, जीत राम की होगी, इसमें बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। सामने कोई भी हो, जीत तो निश्चित है और पाटलिपुत्रा की जनता की जीत है। सर
तेज प्रताप यादव ने कह दिया था कि मैं नहीं जानता हूँ भाई वीरेंद्र कौन है। आप भी पहचानने से इनकार नहीं ना कर रहे कहीं? हैं? तेज प्रताप यादव ने कह दिया था कि मुझे पता नहीं है कौन है भाई वीरेंद्र। हाँ, आप तो पहचान रहे हैं ना। अब उनकी सोच हो सकती है, जिस दल की बात जिसकी चर्चा कर सकते हैं उनकी सोच सकती है। निश्चित तौर पर भाई वीरेंद्र की एक पहचान है। विगत वर्षों में वो कई बार एमएलए रहे हैं, पुराने कार्यकर्ता रहे हैं, उनकी पहचान तो है ही है। अगर कोई इग्नोर करता है तो वो सवाल उनसे पूछे। भाई वीरेंद्र हमारे पॉलिटिकल विरोधी हैं, जी बिल्कुल। मैं भी उनका पॉलिटिकल विरोधी हूँ, मगर उनकी पहचान तो है। एमएलए रहे हैं 2 बार 3 बार। तो केंद्रीय मंत्री रामकृपाल यादव अच्छे से पहचानते हैं कि भाई वीरेंद्र कौन है। इसमें कहने की जरूरत तेज है। प्रताप यादव जी को नहीं पता होगा शायद, हो सकता है। अच्छा सर, एक सवाल मेरा और है। जदयू ने कहा जा रहा है कि आपकी रैली को हैक कर लिया। जदयू ने आपकी रैली को हैक कर लिया। जदयू ने जो बैनर पोस्टर लगाए हैं चुनावी प्रचार के, उसमें भी एनडीए के किसी नेता को जगह नहीं दिया है। तो ये तो सर कहीं ना कहीं गलत हो गया ना। देखिए, जो विरोधी है ना, वो तरह तरह का भ्रम फैलाने की कोशिश करेगा। ये सब विरोधी का ना, ये सब हैक कर लिया। अरे एनडीए का ना रैली था, संयुक्त रूप से वो तो ठीक है सर। दोनों लोगों ने मदद करने का काम किया है। कोई किसी को हैक नहीं किया है। जदयू, भारतीय जनता पार्टी और लोक जनशक्ति पार्टी एक प्लेटफॉर्म पर है और पूरी मजबूती के साथ है। और इतना मजबूत है कि लोगों को में दहशत हो गया है। सबका हाल बहुत ख़राब हो गया जो विपक्ष में लोग हैं। इसलिए वो खटास पड़ना डालने की कोशिश करेंगे, मगर इंटैक्ट है, सारे नेता इंटैक्ट हैं, पूरी मजबूती के साथ एनडीए है। लगाना चाहिए था तस्वीर कम से कम नरेंद्र मोदी जी का। कौन? जदयू का जो बैनर पोस्टर लगा है कि अच्छे हैं, सच्चे हैं। आप नहीं देखा है संकल्प में सब एक दूसरे का बैनर लगा हुआ संकल्प था? अभी भी लगा हो जदयू कार्यालय के बाहर में तो नहीं लगा जो हुआ। चुनावी नहीं, प्रचार का सब जगह कॉमन। अभी देखिए, कॉमन घोषणा पत्र होगा, कॉमन प्रचार होगा, सभी लेकर प्लेटफॉर्म पर आएंगे। आपके प्रचार तंत्र में नीतीश कुमार को जगह रहेगा ना? अरे क्या बात कहें, एनडीए के बड़े नेता हैं नीतीश कुमार जी, इस प्रदेश के मुखिया हैं और उनका एक मजबूती के साथ प्रदेश की जनता का सेवा किया है। एक बहुत बड़े नेता हैं, तो वो तो सबके लिए हैं, पूरे बिहार के लिए हैं, पूरे एनडीए के लिए हैं, हमारे आदरणीय हैं, सम्मानीय हैं। हमारा सर आखिरी सवाल आपसे ये है कि नरेंद्र मोदी जी ने बहुत विश्वास दिखाया पर एक ऐसा मंत्रालय दिया है जिसकी बहुत आवश्यकता है, खासतौर पे बिहार को। दूसरी बात सर ये है कि जनता ने भी आप पर बहुत विश्वास दिखाया पाटलिपुत्र से। इन दोनों के विश्वास पर आप पिछले 5 सालों में खरे उतरे हैं? 100% मेरे तरफ से। तो जनता बताएगी चुनाव में। मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने एक बड़ी जिम्मेदारी दिया है हमारे जैसे एक छोटे कार्यकर्ता को। और जो जिम्मेदारी दी गई, हमारे विभाग ने और हम सब लोगों ने बहुत, हमारे मंत्री जी और हम सब लोगों ने मिल करके पूरी निष्ठा के साथ काम किया है। और गांव के गरीबी दूर करने में, गांव की बेरोजगारी दूर करने में और गांव के विकास में ग्रामीण विकास मंत्रालय की अहम भूमिका रही है। और मैं इतना ही कह सकता हूं कि विगत 5 साल के दरमियान ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत गांव के विकास के लिए, गांव का लोग गांव में रहे और गांव की तरक्की उन्नति हो, बहुत बड़ा योगदान है। और मैं समझ सकता हूं कि प्रधानमंत्री ने जो जिम्मेदारी हम लोगों को दी है, निष्ठा और ईमानदारी पूर्वक हम लोगों ने निर्वहन करने का काम किया है। और देश को एक नई ऊर्जा, नई गति जो गांव में देने का काम किया, वो अद्भुत है मोदी जी के नेतृत्व में। जी सर, आपका चुनाव सर 7वें चरण में है, एक हेड स्टार्ट आपको मिल रहा है। वैसे भी अभी सीटें उम्मीदवार कंफर्म नहीं हो पाए हैं, आपकी शुरू में ही उम्मीदवारी कंफर्म हो गई है, तो आपको एक हेड स्टार्ट मिला है, इसका फ़ायदा होगा? देखिए, मैं तो सालों चुनाव मैदान में ही रहता हूँ जी। उन लोगों से पूछिए ना, पैराशूट कैंडिडेट, उन लोगों से पूछिए जो 5 साल में वो साइबेरियन पक्षी आता है कहीं बाहर से, बरसात के मौसम में पटना में भी आता है। अब कम हो गया यहाँ पर, और अभी भी बहुत राजस्थान वगैरह में बहुत आता है। आपके गठबंधन में कम हो सकता है, उधर ज़्यादा हो? नहीं, सुनिए ना बातें हैं। तो वो हम लोग सालों कार्यकर्ता, कोई नेता तो हम हैं नहीं, हम तो एक साधारण परिवार का लड़का हैं, कार्यकर्ता हैं और व्यक्ति हैं जिसने पूरा निष्ठा भाव से सेवा। हम लोग का कोई बाप दादा तो
मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री तो रहा नहीं है। हम लोग तो अरबपति खरबपति के बेटा, हम तो राजा रानी के बेटा है नहीं। वाला का बेटा है, कुट्टी काटने वाला का बेटा। इसी स्थान पर जहाँ बैठे हुए थे, यहीं 20 साल तक हमारा खटाल था और आज भी है, मैं वो बता सकता हूँ। तो हम लोग तो कभी, हमारी पहचान अपनी खुद से मेहनत से मैंने अपनी पहचान बनाई है, जनता के आशीर्वाद से मेरी पहचान बनी है। इसलिए हम सालों भर, हमारा जो चेहरा यहाँ तक आया है, इसमें पटना की जनता का पहचान है, बनाया है हमारी। और हम तो अपनी पहचान जनता के बल पर और अपने मेहनत के बल पर ईमानदारी और निष्ठापूर्वक बनाने का काम किया है। इसलिए मैं डे 1 से मैं काउंसलर था, शहर का डिप्टी मेयर हो गया, असेंबली लड़ा, काउंसिल में गए, लोकसभा, राज्यसभा, संगठन, सब, आज भारत सरकार के मंत्री। तो ये जो काम हुआ है, इसमें कंट्रीब्यूशन महान जनता की है और महान जनता को मैं भूल नहीं सकता। उनकी सेवा भाव से मैं काम करता रहा हूँ। 5 साल, एक एक सेकंड हमने अपनी जनता के दी है और जनता वही प्यार से ने हमें हमेशा अपने जो चुनौती विपक्षियों के माध्यम से हमें आया है, उसका मुकाबला किया है। और इस बार भी पूरी मजबूती के साथ यहाँ की महान जनता जो सामने चुनौती आई है, उसका मुकाबला करेगी। वैसे मैं समझता हूँ कि कोई चुनौती मेरे सामने नहीं है। फिर से मोदी जीत रहे हैं। मोदी जी हर जगह मोदी मोदी, हर जगह मोदी। हर जगह मोदी मोदी। कोई ऐसा भाग नहीं है, कोई ऐसा भूभाग नहीं है, कोई ऐसा राज नहीं है, कोई ऐसा गली नहीं है, कोई ऐसा गांव नहीं है, कोई ऐसा शहर नहीं है। मोदी लहर है, मोदी लहर है, तूफान है, तूफान है। तूफान, उसको कोई रोक सकता है? विपक्ष तूफान वाला। में किसके उड़ने की संभावना ज्यादा है सर? विपक्ष वाले सब साफ हो सब जाएंगे। साफ और अभी लग रहा है लग रहा है, साफ हो जाएगा। मोदी जी की दोबारा सरकार तो बनेगी ही। अभी कह रहा है लोग अब की बार 400 पार। 400 पार। हाँ, कुशवाहा जी और मांझी जी को अगर टिकट नहीं मिलता तो रख लीजिएगा आप लोग वापस। ये मैं थोड़ी तय करता हूँ भाई, आ जाएंगे सर तो क्या? ये तो नेतृत्व करता है ना, लीडरशिप न करेगा। हम कौन होते हैं? हम तो अपना कार्यकर्ता हैं। वो नेता हमारे तय करते हैं, सिर्फ नेतृत्व तय करती है, वो करेगी। धन्यवाद। तो ये थे केंद्रीय मंत्री रामकृपाल यादव, जो कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी तो जीतेंगे ही जीतेंगे, मैं भी जीतूंगा। बने रही न्यूज़ बिहार पर। धन्यवाद। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, ट्विटर पर फॉलो करें न्यूज़ बिहार लाइव, और साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।